जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन हम लेकर आए हैं यूनिट 3 जिसमें संतुलित आहार का एमसीक्यू धमाका। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ खाना पीना है तो भूल जाइए। संतुलित आहार है आपके शरीर की सुपर पावर, आपकी ऊर्जा का स्रोत और एग्जाम में आपके नंबर का राज। तो दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन है शक्ति का प्रतीक और आज की क्लास है आपकी ज्ञान की शक्ति। ये एमसीक्यू सिर्फ हल नहीं होंगे, हर सवाल को आपको बनाएगा एग्जाम का सुपरस्टार। अंत तक बने रहना, क्योंकि जैसे माँ दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति देती है, वैसे ही इन एमसीक्यू के माध्यम से आपको सटीक ज्ञान मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए और अपने नोट्स निकालिए। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 के संतुलित आहार के एमसीक्यू धमाका, जो कि यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 2 तक हमने कबीर पब्लिकेशन बुक के माध्यम से कवर किया है। वहीं हम यूनिट 3 से लगाकर अब आगे के जो एमसीक्यू रहने वाले हो निर्माण आईएएस बुक के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का उद्देश्य नहीं है। संतुलित आहार का उद्देश्य कौन सा नहीं होता? पोषक तत्वों की पूर्ति करना, केवल स्वाद बढ़ाना, वजन घटाना, मोटापे में या ऊर्जा प्राप्त करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, केवल स्वाद बढ़ाना संतुलित आहार का उद्देश्य नहीं होता। संतुलित आहार कहते किसे हैं? तो वह आहार जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं शारीरिक मांग के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार में जो घटक शामिल होते हैं, कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, मिनरल होता है और वसा होती है। ठीक है, ये तीन चार जो फैक्ट होते हैं ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। मुख्य स्रोत कौन सा नहीं होता संतुलित आहार में? संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सा है? फल, सब्जियां, भाई साहब इनमें तो प्रोटीन बिल्कुल पाया जाता है। डेयरी उत्पाद में भी होता है, मांस में भी होता है, किंतु चाय चाय ऐसा स्रोत है जिसमें संतुलित आहार में प्रोटीन, ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं होता। चाय से कौन सा प्रोटीन मिलता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। निम्न में से संतुलित आहार का कौन सा घटक शरीर की मरम्मत में सहायता करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत में सहायता करता है संतुलित आहार में। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या करता है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, संतुलित आहार कौन सा आहार है जिसमें वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो देखते हैं। तो संतुलित आहार में जो वसा की मात्रा है, वसा की मात्रा होनी चाहिए 10 से 30%। वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 से 30% होनी चाहिए। जबकि 50 से 55% तक क्या होना चाहिए? 50 से 55% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 50 से 55% तक। जबकि 10 से 15%, 10 से 15% क्या होना चाहिए? 10 से 15% होना चाहिए प्रोटीन। ठीक है, 10 से 15% प्रोटीन होना चाहिए, 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट और 10 से 30% क्या होने चाहिए? वसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण काम करने वाली महिला को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? यहाँ पर कुछ काम दिए गए, साधारण काम करने वाली महिला के बारे में पूछा गया। साधारण काम करने वाली महिला को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2275 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती। यहीं पर बात अगर पुरुष की कर ली जाए कि पुरुष को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 2875 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है? केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए? तो यह सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है संतुलित आहार में। इसमें बच्चे बुजुर्ग क्या करेंगे? वो तो सारी चीजें यानी कि सभी को लिए आवश्यक होता है। संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्नलिखित में से किसमें संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जाता है? किसे? ठीक है, किससे? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक संतुलित आहार में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन होना चाहिए? ठीक है, तो 90 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए एक संतुलित आहार, तभी संतुलित आहार कहा जाएगा।
जब उसमें 90 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है? प्रोटीन की मात्रा कितने ग्राम? 90 ग्राम होनी चाहिए। वहीं पर बात करें हम वसा की, कि वसा एक संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वसा की मात्रा होनी चाहिए 60 से लगाकर 70, ठीक है, ग्राम, 60 से 70 ग्राम वसा होनी चाहिए। वहीं पर बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए? तो 400 से लगाकर 450, 400 से लगाकर 450 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार के महत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संतुलित आहार व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं एवं स्मरण शक्ति में विकास करता है। बिल्कुल करता है साहब। जीवन की सभी अवस्थाओं में संतुलित आहार ग्रहण करना अति आवश्यक है। बिल्कुल साहब, ये भी आवश्यक है। संतुलित आहार से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। बिल्कुल साहब, संतुलित अगर खाएगा, आहार खाएगा तो उसके जीवन में गुणवत्ता जरूर आएगी। संतुलित आहार व्यक्ति के आयु और लंबाई के अनुसार शारीरिक भार को बनाए रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त डी, एमपीपीएससी द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होता है, उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। अलग अलग आयु उम्र के व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ये क्या असत्य है? बिल्कुल सत्य है साहब, क्योंकि अलग अलग जो भी आयु उम्र के व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। संतुलित आहार को आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। केवल दालों के सेवन से संतुलित आहार प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि अन्य पोषक तत्वों में भी तो होता है। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को अधिक संतुलित आहार यानी कि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार में किसकी कमी से कब्ज और आंत में कैंसर हो सकता है? ठीक है, हमारे पोषण संबंधी आहार में ऐसा कौन सा तत्व या कमी रह जाएगी जिससे कब्ज और आंत में कैंसर हो सकता है? तो वो कमी रहती है हमारे आहार में फाइबर की कमी से। फाइबर की कमी से क्या होता है? तो आंत में कैंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो होता है रागी। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को जीवन सत्व भी कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी फैक्ट है कि जीवन सत्व किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है विटामिन को। विटामिन को जीवन सत्व भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटामिन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा घी, ठीक है। तेलीय बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? तेली बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई के कारण तेली बीजों का लंबा जीवन काल होता है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन, खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन और खनिज। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका सबसे अच्छा स्रोत होती हैं? तो वो अच्छा स्रोत होती हैं प्रोटीन का, विटामिन का और आहारी रेशों का, उपयुक्त सभी। आरडीए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरडीए का पूरा नाम होता है रिकमेंडेड, ठीक है, डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि अनुशंसित आहारीय भत्ते, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आरडीए का फुल फॉर्म होता है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये लागू किया जाता है आईसीएमआर के माध्यम से, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। आरडीए में पोषक तत्वों की मात्रा किस प्रकार की होती है? तो आरडीए में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो संतुलित प्रकार की होती है, ना ही अधिकतम होगा ना ही न्यूनतम होगा, संतुलित मात्रा ही कहलाती है, ठीक है। आरडीए की सीमाएं क्या होती है? तो आरडीए की सीमाएं केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसाएं होगी। बिल्कुल साहब। व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों हेतु अनुशंसाएं नहीं, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईसीएमआर के अनुसार कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक है? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो आपके एग्जाम में पसीने छूट जाएंगे, लेकिन आपको फैक्ट सारे याद करने हैं। आईसीएमआर के अनुसार कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 2925 किलो कैलोरी, ठीक है। 2925 किलो कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घिंगा रोग होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। तंतु आहार में क्या शामिल होता है? तो तंतु आहार में शामिल होता है सेलुलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विधि का उपयोग व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई साहब 24 घंटे आहार स्मृति, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन और उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर एमपीपीएससी का लगातार एक ही जवाब, उपयुक्त सभी। वयस्क महिला की आरडीए में आयरन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है,
तो वो होती है भाई साहब कितनी, वो होती है 30 mg, 30 mg होती है। खाद्य पोषक तत्व विटामिन वर्गीकृत है। विटामिन क्या होता है? बृहद पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, दोनों है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है भाई साहब सूक्ष्म पोषक तत्व। विटामिन क्या कहलाते हैं? तो माइनर यानी कि सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अब देखते हैं आरडीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आरडीए फुल फॉर्म बताइए, कमेंट कीजिए। अभी बताया था आरडीए का मुख्य उद्देश्य बीमारियों को बढ़ावा, पोषण की आवश्यकता पूरी करना, भोजन उपलब्ध कराना या व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 28 का होता है बी, पोषण की आवश्यकता पूरी करना। आरडीए का निर्धारण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? पहले बता, आईसीएमआर के द्वारा निर्धारण किया जाता है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद। अब हम देखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए आरडीए किस पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है? आयरन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, उपयुक्त सभी की। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। आरडीए का प्रयोग, आरडीए का प्रयोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आरडीए का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है पोषण विज्ञान में। आरडीए में ऊर्जा की गणना किस इकाई में होती है? तो वो होती है कैलोरी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा आवश्यकता का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है शारीरिक गतिविधि, विकास की अवस्था, बीएमआर, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस आधार पर आरडीए की गणना की जाती है? तो आरडीए की जो गणना होती है वो होती है व्यक्तियों की औसत ऊर्जा और खाद्य पोषण की जरूरतों पर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो आहार में कच्ची सब्जियों एवं फलों को सम्मिलित न करें, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो भाई साहब ये तो हमारा जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि आहार में कच्ची सब्जियों एवं फलों को सम्मिलित नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? खाना तो पड़ेगा। आहार न नमक को आहार में नमक का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। रेसे युक्त पदार्थों का आहार में अधिक प्रयोग न करें, ठीक है। आरडीए संतुलित आहार नियोजन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे आहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की वसाएं पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 3 प्रकार की वसा पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। बीएमआर किसे दर्शाता है? तो बीएमआर दर्शाता है पूर्ण विश्राम की स्थिति में ऊर्जा का व्यय। बीएमआर को प्रभावित नहीं करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? तो वो कारक होता है शरीर का अंग। अगला क्वेश्चन, बीएमआर का मापन कब किया जाता है? ठीक है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें बीएमआर का मापन होता है? ठीक है, तो बीएमआर का जो मापन किया जाता है व्यायाम के बाद, सुबह खाली पेट विश्राम की स्थिति में, सोने के पहले या भोजन के तुरंत बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सुबह खाली पेट करते हैं और विश्राम की स्थिति में करते हैं। बेसल ऊर्जा चयापचय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेसल ऊर्जा चयापचय से व्यक्ति के आयु में वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। शरीर का तापमान बढ़ने के साथ साथ बीएमआर भी बढ़ता है। गर्भवती एवं धात्री अवस्था में बेसल ऊर्जा चयापचय दर बढ़ती है। गर्भ अवस्था एवं धात्री अवस्था में बेसल ऊर्जा चयापचय दर बढ़ती है, उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है। बेसल ऊर्जा चयापचय के बारे में असत्य कथन बताना है, तो बीएमआर शारीरिक आवश्यकताओं की जानकारी नहीं देता, पोषण ऊर्जा बनाने में उपयोगी होता है। बीएमआर का निर्धारण थायराइड से संबंधित विकारों के निदान एवं उपचार में सहायक होता है। बीएमआर एथलीट के लिए ऊर्जा व्यय का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? 41 का होता है ऑप्शन ए। ये असत्य कथन है कि शारीरिक आवश्यकताओं की जानकारी नहीं देता, शारीरिक आवश्यकताओं की जानकारी तो देता है भाई साहब। उसके बाद पोषण ऊर्जा बनाने में उपयोगी भी होता है, ठीक है। ये गलत है, जानकारी नहीं देता, देता है, ठीक है। बीएमआर का निर्धारण थायराइड से संबंधित विकारों के निदान उपचार में सहायक होता है। बीएमआर एथलीट के लिए ऊर्जा व्यय का मूल्यांकन करने में मदद करता है। बीएमआर का मापन कितने प्रकार से किया जाता है? तो बीएमआर का जो मापन होता है 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सी विधि होती है? एक होती है प्रत्यक्ष कैलोरी मिति, ठीक है। एक होती है प्रत्यक्ष कैलोरी मिति होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैलोरी मिति होता है। अब प्रत्यक्ष कैलोरीमिति क्या होता है और अप्रत्यक्ष कैलोरीमिति क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बीएमआर प्रत्यक्ष कैलोरीमिति विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस विधि के तहत व्यक्ति को एक विशेष कमरे में रखा जाता है, ठीक है। आपको एक कमरे में बिठा दिया, सोच लीजिए यहाँ उत्पन्न हुई गर्मी से ऊर्जा की गणना की जाएगी। यह महंगी और प्रयोगशाला पर आधारित विधि होती है, ठीक है। करेक्ट तीनों उपयुक्त सभी हैं।
यह इस विधि के तहत व्यक्ति को एक विशेष कमरे में रखा जाता है। यहाँ उत्पन्न हुई गर्मी से ऊर्जा की गणना की जाती है। यह महंगी और प्रयोगशाला आधारित विधि है। अगला क्वेश्चन, बीएमआर का अप्रत्यक्ष कैलोरीमिति विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस विधि में व्यक्ति द्वारा ऑक्सीजन के उपभोग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को मापा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के उपभोग को यानी कितनी उसने उपभोग करी और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन किया, इस आधार पर अप्रत्यक्ष कैलोरीमिति को मापा जाता है। यह विधि सरल और व्यवहारिक होती है। इसका उपयोग अस्पतालों और खेल विज्ञान केंद्रों में किया जाता है। 1, 2, 3। बीएमआर मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो बीएमआर, ठीक है, इसके मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री यानी ऑप्शन डी। ठीक है, बीएमआर इतनी बार पढ़ा, अब तक उसका फुल फॉर्म नहीं बताया तो क्या मजा भाई साहब। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बीएमआर का फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, बीएमआर किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीटर मिनट में, मिलीग्राम किलोग्राम में, कैलोरी प्रति दिन में। बीएमआर कैलोरी प्रति दिन में मापा जाता है। बीएमआर मापने के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला समीकरण कौन सा होता है? तो वो होता है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन बीएमआर मापने के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला समीकरण होता है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। बीएमआर उच्च होता है, बीएमआर किस में उच्च होता है? बुजुर्गों में, मोटे व्यक्तियों में, शांति की स्थिति में या गर्भ अवस्था में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब गर्भ अवस्था में सर्वाधिक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीएमआर को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, तो वो होता है सोमेटोट्रोपिक। बाकी टेस्टोस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, थायरोक्सिन हुआ, ये सब बीएमआर को बढ़ाते हैं। रोगों में बीएमआर कब घट सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हाइपोथायराइडिज्म के समय। बीएमआर सामान्यतः किस उम्र में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। शरीर का कौन सा अंग बीएमआर को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो शरीर का जो अंग होता है वो होती है मांसपेशी। बीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। आपको अगर स्पीड स्लो लगे तो 1.25 में करके देखिए, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो थोड़ी कम कर लीजिए। बाकी 1.25 या 1.5 में देखना सबसे बेस्ट है, क्योंकि समय की थोड़ी बचत करना भी जरूरी है। निम्नलिखित में से किस सूत्र में बीएमआई की गणना की जाती है? तो वो की जाती है वजन किलोग्राम अपॉन ऊंचाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, बीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से शरीर के स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है साहब। अधिक बीएमआई शरीर से में वसा की अधिकता को दर्शाता है कि अधिक अगर वसा है तो बीएमआई दर्शाता है। सामान्य बीएमआई वसा की संतुलित मात्रा को दर्शाता है। उपयुक्त तो सभी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में बीएमआई कितना अधिक होने पर भारी या वजन या मोटापे की स्थिति को दर्शाता है? ठीक है, कितना अगर अधिक रहेगा तो वजन कहलाएगा, कितना कम, ठीक है, मोटापे की स्थिति दर्शाता है। तो वो भाई साहब दर्शाता है 25 या उससे अधिक, 25 या उससे अधिक। वैश्विक स्तर पर बीएमआई की गणना में सामान्य वजन क्या होता है? ठीक है, सामान्य वजन बताना है तो सामान्य वजन होता है 18.5 यानी 18.5 किलो से 24.9 तक का जो वजन होता है वो सामान्य वजन कहलाता है बीएमआई की गणना में। ठीक है, क्या कहलाता है? सामान्य वजन 18.5 से 24.9 किलो। 25 किलो या उससे अधिक हो तो क्या कहलाएगा? मोटापा कहलाएगा। वैश्विक स्तर पर बीएमआई की गणना में कम वजन यानी कि अल्प वजन क्या होता है? तो अल्प वजन होता है 18.5 से कम का वजन क्या कहलाता है? अल्प वजन कहलाएगा। अब अधिक वजन की बात करेंगे तो 25 से लगाकर 29.9, 25 किलो से लगाकर 29.9 अधिक वजन। ठीक है, वैश्विक स्तर पर बीएमआई की गणना में अधिक वजन क्या होता है? तो अधिक वजन होता है 25 किलो से 29 किलो या 29.9 यानी कि 30 किलो के लगभग। कम वजन क्या होता है? तो 18.5 से कम होता है। सामान्य वजन क्या होता है? तो 18.5 से 24.9 का वजन जो होता है वो सामान्य होता है। वैश्विक स्तर पर बीएमआई की गणना में मोटापा क्या होता है? तो मोटापा 30 या उससे अधिक भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब।
भारतीयों सहित एशियन लोगों के लिए अनुशंसित बीएमआई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 18.5 से लगाकर 23 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 19 वर्षीय लड़के और लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 20.1 होता है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 5 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक 18.7%, 29%, 55% या 23%। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए 18.7%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है? तो वो होता है भाई साहब कितनी प्रतिशत? 23% महिलाएं। बीएमआई का उपयोग निम्न में से किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि नींद में भी, पोषण में भी, आईसीडीएस में भी आदि। बीएमआई के बढ़ने से किस प्रकार का कैंसर का जोखिम होता है? तो बीएमआई का बढ़ने से प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर उपयुक्त सभी होता है। बीएमआई 17 होने के क्या संकेत होते हैं? मोटापे की शुरुआत, सामान्य अधिक वजन या कुपोषित। तो इसका करेक्ट आंसर होता है भाई साहब कुपोषण होना। कुपोषण होता है तो समझ जाओ भाई साहब, कुपोषण यानी कि शरीर पतला होगा, ठीक है, भोजन की जरूरत लगेगी। कुपोषण जो कि बीएमआई 17 होने का संकेत होता है। बीएमआई में किलोग्राम या मीटर स्क्वायर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होता है वजन और ऊंचाई का। बीएमआई को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है एडोल्फ क्वेटलेट। ठीक है, एडोल्फ क्वेटलेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बीएमआई का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पोषण की स्थिति के आकलन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी उच्च बीएमआई से जुड़ी होती है? इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें हृदय रोग भी आता है, मधुमेह यानी कि शुगर भी आती है, और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है। बीएमआई किस प्रकार का माप होता है? तो बीएमआई एक अप्रत्यक्ष माप होता है। ठीक है, बीएमआई एक अप्रत्यक्ष माप होता है। मनुष्यों में बेसल चयापचय दर दैनिक कैलोरी वे का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो लगभग होती है 60 से 75%। भोजन के सूक्ष्म पोषक अंश का हिस्सा है, कौन हिस्सा होता है? तो जिंक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कार्य करता है और सेलेनियम चयापचय या चयापचय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होता है विटामिन ई। आपको कमेंट करना है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, विटामिन डी का क्या होता है। आई होप अब तक तो ये सारी चीजें आपको याद होगी, आशा करें याद होगी। कमेंट कीजिए। रिक्तस्थान के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है वसा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी को स्कर्वी या स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं जिससे स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ई जो कि विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और सेलेनियम चयापचय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा में असंतृप्त होने या वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू के माध्यम से पता किया जाता है। बेनिडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किससे मापने के यंत्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है बीएमआर। बेनिडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर मापने के यंत्र होता है बीएमआर को। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, क्या देता है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। आधारीय चयापचय निर्धारण का उपकरण होता है, क्या होता है? बेनेडिक्ट रथ उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? तो वो होता है नवस्तव्य कोलेस्ट्रम। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। इसमें तो राजमा का है, ओट्स का है और सेब का है। 2, 3, 2, 4, 5 बी। ठीक है, राजमा, ओट्स और सेब। एक मोटे व्यक्ति को खाने में किसका प्रयोग कम करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होता है वसा। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, किससे होती है? तो शुद्ध घी से उत्पन्न होती है। आईसीएमआर द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला यानी कि मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है, कितने ग्राम? तो 25 ग्राम प्रतिदिन।
भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो होती है वसा में। वसा में सर्वाधिक कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितने ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है? वो रहता है 20 से 25 ग्राम। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16। आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये फैक्ट रहने वाला है। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 16%। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, किसकी कमी होती है? तो वो होता है संतृप्त वशी अम्ल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत ग्राम कितना होता है? तो वो होता है 40 से 45 ग्राम। वशी अम्लों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन एक कहता है कि वशी अम्लों को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। सेकंड कहते हैं, कथन कहता है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी तरह के वशी अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। कर सकती हैं भाई साहब, क्यों नहीं कर सकती? मानव में वशी अम्ल नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते। इसका केवल एक सही है, दो जो है वो गलत है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न प्रश्न को दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। अब मिलान कीजिए। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ये सही है, ये तो गलत है। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक है। किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही क्रम का क्रमशः तौल होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 94 का होता है 600 ग्राम और 420 ग्राम। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए उचित पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? इसका करेक्ट आंसर होता है जंक फूड। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 96 का होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का नाम होता है। राइबोफ्लोविन किसका होता है? राइबोफ्लोविन होता है B2 का। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि कौन सी होती है? तो वो होती है जेल-डॉल विधि। कौन सी विधि? जेल-डॉल विधि। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि होती है। निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल। इसका क्या क्या होता है? आहार के घटक माने जाते हैं। तो भाई साहब इन सभी को तो आहार के घटक ही कहते हैं, तभी तो कह रहे हैं। ये तो काय के लिए कहते हैं। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज खाने से सबसे पहले मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता या किसी खाद्य पदार्थ में नहीं बताता? यहाँ नहीं वर्ड है। इसका करेक्ट आंसर होगा BMR। BMR के बारे में गलत कथन को चुनिए। यह शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल साहब, सतही क्षेत्र से संबंधित है। बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है। बिल्कुल साहब। बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। ये गलत है। पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। बिल्कुल सत्य साहब। संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए? तो संतुलित आहार में सन्निकटतः होना चाहिए 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा आहार का समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। धरती माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की वास्तविक मात्रा ICMR 2010 के अनुसार कितनी होती है? 74 ग्राम प्रतिदिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 46 ग्राम प्रतिदिन। 46 ग्राम होनी चाहिए। सूची 1 से 2 को मिलान करना है। साधारण श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं। साधारण श्रम श्रेणी वाला जो पुरुष होता है, ठीक है, उसे कितनी मात्रा में कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? उसको जो पड़ेगी वो पड़ेगी 2320 कैलोरी। 2320 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा पांचवा। ठीक है, करेक्ट आंसर तो डी है। अब बात करते हैं मध्यम श्रम श्रेणी की महिला की। तो मध्यम श्रम श्रेणी की महिला को ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2230। कितनी? 2230। याद यही करना है। साधारण श्रम श्रेणी के पुरुष को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन। मध्यम श्रम श्रेणी की महिला को 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन। 13 वर्षीय लड़की को कितनी लगेगी? तो इसको लगेगी भाई साहब 2330। 2330 घट्टा। ठीक है। और 16 वर्षीय लड़की को कितने लगेगी? तो 3020। 3020 किलो कैलोरी ऊर्जा।
और साधारण श्रम श्रेणी गर्भवती महिला को लगने वाली है कितनी? 2250 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह है बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन का सही अनुपात में है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बस यही दर्शाता है कि लंबाई और वजन सही अनुपात में है या नहीं है। ये कि दर्शाता है बीएमआई। स्वास्थ्यकर आहार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ पर्याप्त मात्रा में जल और रेशा से स्वास्थ्यकर आहार बनता है। खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य होता है? तो खाली कैलोरी से तात्पर्य होता है सिर्फ कैलोरी। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त मिलती है 1 ग्राम वसा के दहन से। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 तो धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन सी है? तो वो होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है भाई साहब 74 ग्राम। ठीक है। दूध पिलाने वाली माता जी को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 74। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1 ग्राम प्रति केजी। 1 कैलोरी जूल के बराबर है। कौन बराबर होता है? तो वो होता है 4.184। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देशात्मक सर्वप्रथम वर्ष में पहली बार जारी किए गए थे। वो जारी किए गए थे 1998 में। आहार संबंधी दिशा निर्देश का संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? मोस्ट आईएमपी है। आहार संबंधित दिशा निर्देश का संशोधित संस्करण कब आया था? तो वो आया था 2010 में। भारत में आहार संबंधी दिशा निर्देश किस संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आईसीएमआर नहीं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? तो संतुलित आहार का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेना। ठीक है। अलग अलग खाद्य पदार्थ जिसमें दूध भी हो, सब्जियां भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, ये सारी चीजें अगर आप ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा संबंधित या संतुलित आहार। कुछ आईएमपी फैक्ट अभी देख लीजिए। भारत की स्थिति 2024 में। ठीक है। वर्ष 2024 में भारत की स्थिति गंभीर है, जो 127 देशों में 105वें स्थान पर है। भारत का जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 27.3 है। इस सूचकांक के अनुसार 13.7% जनसंख्या अल्प पोषित है। ठीक है। जबकि शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 2.9% है। ठीक है। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा